फ्रांसिस कॉलेज से किया। इसके बाद इन्होंने बीएससी 1991 में सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से कंप्लीट की एंड आफ्टर दैट सर ने आईपीएस बैच 1994 ज्वाइन किया। देन ही सर्व्ड इन द पब्लिक सर्विस एज ए आईपीएस। तो सर न केवल एक मंत्री के रूप में बल्कि एक एक्स आईपीएस ऑफिसर के रूप में भी हमारे साथ उपस्थित है। इसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि हम सब लोग गौरव की बात है कि आज सर को सुनने का मौका मिलेगा। इसके बाद सर ने एमए किया है पब्लिक पॉलिसी में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। इन द करियर ऑफ civil service, sir served in various places like Agra, Aligarh, Gorakhpur, etc. Sir was the first IPS officer who voluntarily, successfully completed NSG's Black Cat Commando course. Sir also selected for AIG CPT of Special Protection Group for the PM, the then Dr. Manmohan Singh ji. Sir really is a great personality and he has achieved many awards and honor. Sir got President Award for the Police Medal for this distinguished service. After that, sir also was honored by the President of India for the Medal of Meritorious Service. Sir, in the year of 2022, sir resigned and comes in the Rajneetik or politics. Since then, year of 2022, sir is a minister. आज वर्तमान में हमारे सर जो कि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं और सर के नेतृत्व में हमारे कोचिंग ने भी बहुत बुलंदी को हासिल किया है। Sir has been consistently supporting our institute for the selection for UPSC aspirant. So thank you so much, sir, for your support. In the year of 2022, there has been more than 25 selection from this institute, sir, and 13 selection in the UPSC for Public Service Commission, including our ex-joint director, sir, Rinku sir. He just got, IAS. So it's really pleasure and thank you so much, sir, for your consistent support. इस पद पर रहकर सर जिस तरह से हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को और भी प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम सब लोग, सर। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि काजल के पर्वत पथ पर चढ़ना और चढ़कर पार उतरना, कि काजल के पर्वत पथ पर चढ़ना और चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रहकर ये सब कुछ करना। इसी के साथ सबसे पहले मैं हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर आर.के. त्रिपाठी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और प्रोग्राम को प्रोसीड करें। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? सर विजय। No, sir, thank you, sir. आज हमारी कोचिंग में छोटा पड़ेगा। आज इस कोचिंग में हमारे परम आदरणीय माननीय मंत्री जी, प्यारे बच्चों और साथी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और हमारे स्टाफ के लोग, ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज माननीय मंत्री जी हमारी कोचिंग में आए हुए हैं। सर 2 महीने से ही कोचिंग के बारे में मुझे जानकारी हासिल हुई। अभी मैंने बच्चों से 20-20 करके एक इंटरेक्शन किया उनके पूरे प्रोफाइल के साथ, एक बच्चे पर 5-5, 7-7 मिनट दिया। यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट हैं सर जो मेंस दे के अभी आए हुए हैं। मेंस पीसेस वाले हाथ खड़ा करें जो अभी दे के आए हैं। लड़कियां हैं सर, लड़के आईएएस के जो मेंस दे के आए। कुल कितने बच्चों ने दिया पीसीएस मेंस? पीसीएस मेंस इस समय 33 बच्चों ने दिया और आईएएस मेंस 14 बच्चों। बहुत वेरी गुड।
सर इस समय जो स्ट्रेंथ है हमारी 167, उसमें सब 46 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं सर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सर अगले हमने इनको लगाया है कि 24 आपका टारगेट होना चाहिए, उसके आगे नहीं। 24 में हमको हर हालत में पहले प्री क्वालिफाई करना है, फिर आगे उस पर बात करेंगे। अभी सर दिसंबर तक हम लोग मेंस के कोर्स को भी लेके चल रहे हैं। तो इस तरह सर ये कोचिंग का है, इसमें सर इंटरैक्टिव पैनल इत्यादि सब लगा हुआ है। कल ही सर सूचना मिली थी कि जो पूर्व केंद्र प्रभारी हैं रिंकू सिंह राही जी, वो IAS अवार्ड हो गया सर। तो हमारे इस ग्रुप में भी बड़ा प्रसन्नता का माहौल है सर। यहाँ आने के बाद सर उनको एक दिशा मिली और बच्चों को भी दिशा दी और साथ में खुद भी। तो मैं इन लोगों से कहता हूँ कि उनको ही आदर्श मानकर आप अपना तैयारी शुरू करिए। टारगेट 24। ऐसे सर इसमें बहुत बच्चे ये भीमव्रत हैं सर, पढ़ाते भी हैं और ये 18 का भी इंटरव्यू दिए, जे का, और 23 का भी दिए। नकली अभी तक नहीं हुआ, PCS मेंस दिए हैं सर ये जी सर। इनको सर कुछ अभी सफलता नहीं मिली है। ऐसे सर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं सर। और कोचिंग में सर 3 लाइब्रेरी हैं, एक लड़कियों के लिए है और बाकी सर ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें मेंस के बच्चे या जो बच्चे अलग से पढ़ना चाहते हैं ऐसे कमरों को भी किया हुआ है। यहाँ सर वाईफाई है, वाईफाई मतलब यहाँ पर सर केवल प्रशासनिक बिल्डिंग में, यानी लाइब्रेरी में पढ़े। लाइब्रेरी सर दिन रात खुली रहती है, बच्चे 12, 1, 2 बजे तक इसमें पढ़ते हैं सर। CCTV कैमरा भी सर लगे हुए हैं इसमें हर जगह। यहाँ पर भी सर CCTV कैमरा से दिखाई देता है कि हम क्या कर रहे हैं, बशर्ते कि बंदर सर यहाँ बहुत हैं और बंदरों का सर इंतजाम जल्दी सर कुछ करता हूँ अंगूर। आपको विश्वास है कि बंदर कैमरा तोड़ रहे हैं? ऐसा ही बताते हैं सर कि बंदर तार खींच देता है, बंदर कैमरा तोड़ देता है। तो ये सर ये कोचिंग के बारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इन बच्चों के बीच मैं ना आकर सर सीधे आपसे रूबरू कराता हूँ क्योंकि ये आपको सुनने के लिए बेताब है सर। हेलो, बढ़िया, धन्यवाद। बड़े से बड़े आके बैठिए। प्यारे बच्चों, आपको सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कुछ गुनहगार हूँ क्योंकि लगातार बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी से आपके पास आऊँ और आपके अनुभव से मैं कुछ सीखूं और अगर मेरे पास कुछ शेयर करने को तो मैं वो भी आपके सामने रखूं। लेकिन शायद हर चीज़ का समय निश्चित होता है और आज बल्कि कल ही मैं अपने में आ गया था। एक बड़ा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री जी का था, बढ़िया से संपन्न हुआ और मेरे पास समय पर्याप्त है। मैंने कहा चल के अपने प्यारे बच्चों से मिलते हैं। पार्टी जी जब टारगेट 2024 कहा तो मुझे 2 टारगेट दिखने लगे। एक जिस टारगेट के तहत आज की राजनीतिक कार्यक्रम था और एक टारगेट जो आप लोग के सामने है, तो उसकी बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं केवल जो आपके सामने टारगेट है उसकी बात करूंगा। जो अपने हापुड़ की कोचिंग है, इसी प्रकार अपनी 7 कोचिंग और हैं, आप जानते हैं, और साथ साथ मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के रूप में लगभग हर जिले में एक कोचिंग संचालित है और कई जिलों में एक से ज़्यादा कोचिंग भी संचालित हो रही है और इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलना शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ ये प्रारंभिक परिणाम है, आने वाले समय में और हम इसको परिष्कृत भी करेंगे और अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। लेकिन अभी जो पिछले IAS का रिजल्ट आया था उसमें अभ्युदय और अपनी बाकी सारी कोचिंग मिलाकर के 24 साथी सिलेक्ट हुए। ये बहुत खुशी की बात है और अपने आप में भी एक रिकॉर्ड की बात है अपनी कोचिंग के लिए। और लगभग हर राज्य कोई ऐसी शासकीय कोचिंग चलाता है, तो मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने आपके पूर्व साथियों ने
जो रिकॉर्ड बनाया है ये शायद ही किसी प्रदेश का ऐसा रिकॉर्ड हो कि सरकारी कोचिंग से 24 बच्चे हमारे सिलेक्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो PCS के 2 परिणाम आए, दोनों मिलाकर के करीब 125 साथी हमारे उसमें ऐसे सिलेक्ट हुए। जो परिवर्तन किए गए वो मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, जैसे आप बेहतर ही जानते हैं। जैसे बड़ी कमी हम लोग की थी कि जो शिक्षक प्रशिक्षक हम बुलाते हैं उनको हम बहुत अच्छा ऑनरेरियम, बहुत अच्छी सैलरी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट के सबसे अच्छे टीचर हम लोग को नहीं मिल रहे थे। अब अभ्युदय के जरिए 2000 रुपये प्रति पीरियड कर दिया गया है और कोचिंग के अपने मानक है वो भी 1000 किया। दोनों में कुछ थोड़ा अंतर होता है। कोचिंग वाले में शायद सीमा नहीं है कि कितने अधिक से अधिक ले सकते हैं और अभ्युदय में 60 की सीमा है, लेकिन दोनों ही सूरत में कोई साथी हमारे पढ़ाने आ रहे हैं उनको अगर हम उनके शायद 2-3 घंटे प्रतिदिन लगते हों और हम उनको 60,000 रुपये दे पा रहे हैं, तो एक मार्केट रेट के हिसाब से हम लोग ठीक पहुँचे। ये तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट से हमें अच्छा नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उस पर हम लोग को और ध्यान देना है। हमारी कोचिंग सारी अभ्युदय जिसमें शामिल है, इन्हीं के पास में एक शक्ति है कि जो सिलेक्ट हुए हुए कैंडिडेट हैं जो सरकार में नौकरी कर रहे हैं उनको हम बुलाते हैं और मोटिवेशनल लेक्चर ही नहीं, विषय के बारे में भी हम पढ़ाते हैं। और इसको मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने बड़े अच्छे समझाया। जब कार्यक्रम अभ्युदय वाला हुआ तो उन्होंने एक नया वर्णन किया अभ्युदय कोचिंग का। उन्होंने कहा कि ये चेन रिएक्शन की तरह है। आपने शायद उनका वीडियो देखा हो, जिसमें उन्होंने कहा कि आज आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको कोई साथी जो पिछले 2 साल 3 साल या 30 साल पहले सिलेक्ट हुए वो आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। अब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ेंगे। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप केवल मोटिवेशनल लेक्चर नहीं, विषय को भी पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स को भी पढ़ाएंगे, GS को भी पढ़ाएंगे, ताकि अगला जो बैच आ रहा है उसमें आपका योगदान रहे। अगर आप सिलेक्ट होगे चलेंगे। ये इस कोचिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इसको हम लोग को बड़े विश्वास के साथ मजबूत करना है। त्रिपाठी जी मेरे जो परिचित है मैं उनको बुलाता रहता हूँ, लेकिन जो पिछले साल या पिछले 3-4 साल में साथी सिलेक्ट हुए उनका एक ऐसा सिस्टम और मजबूत करें, क्योंकि अब जाहिर बात है वो ट्रेनिंग में होंगे, वो नौकरी पे होंगे, वो हमारे समय से तुरंत नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा बड़े आसानी से हो सकता है कि वो ऑनलाइन क्लास लें, उस ऑनलाइन क्लास को हम रिकॉर्ड भी कर लें और हम लाइव भी उसको देख सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। ऐसा हो भी रहा है, लेकिन उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक IRS ऑफिसर है, मेरे मित्र हैं, मुझसे काफ़ी बाद में उनका सिलेक्शन हुआ होगा, जिसका मतलब कि आपके काम के हैं, मैं तो बहुत पुराना हो गया। तो उन्होंने स्वयं कहा कि इधर में ज्योग्राफी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने बताया कि 600 में से करीब उनके 430 इस ज्योग्राफी में दोनों पेपर मिलाते हैं, जो कि आप जानते हैं कि मतलब एक रिकॉर्ड हुआ, इतना किसी का ऑप्शन में नहीं आता और ज्योग्राफी में तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो वो वॉलंटियर करते हैं, वो तैयार हैं कि मैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे या कुछ ऑनरेरियम हम उनको दे सकते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसका शायद पिछले 10 साल का ज्योग्राफी का रिकॉर्ड हो, उनके वीडियो अगर हमको मिले और केवल हमको नहीं, फ्री ऑनलाइन कोई भी यूज़ करे, तो जो बाबा साहब ने परिकल्पना की थी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, वो सही मायने में आएगी और बहुत हद तक आ भी चुकी है। क्योंकि पहले असंतुलन था, कौन महंगी किताबें खरीद सकता है, कौन दिल्ली में बड़ी वाली कोचिंग में जा सकता है, लेकिन आज जितनी तेजी से चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं तो बहुत सारी समानता इसमें बढ़ी है। मतलब जब मैं परीक्षा दे रहा था तो समस्या ये थी कि कंटेंट बहुत कम होता था और एक ब्रिलियंट्स कोचिंग हुआ करती थी, उसके फोटो कॉपी नोट्स मिल जाया करते थे, नियम का गलती होगा तो मिल जाते थे। तो ऐसे ही 2-3 केवल सोर्सेज हुआ करते थे, लेकिन आज मैं जब आप साथियों से बात करता हूँ तो अब उल्टा हो गया, इतना ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध है कि तय करना मुश्किल हो गया कि मैं इस कंटेंट से पढ़ूंगी, उस कंटेंट से पढ़ूँ, और उसमें कई बार कुछ विरोधाभास भी होता है या डाउनराइट गलतियाँ भी होती हैं।
तो इन परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक प्रक्रिया को मजबूत करें और केवल अपनी कोचिंग से हमारा सिलेक्शन अच्छा हो जाए, हम मीडिया में दे पाए, नहीं। ये तो पूरे प्रदेश को, पूरे देश को एक ऐसी व्यवस्था बना के देने का संकल्प योगी जी का है, जिसको हम लोग को मिलकर पूरा करना है। आने वाले समय में जो आगे परिवर्तन होने वाले हैं, उसमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों ने विकसित किया क्या CSR में कंपनी से हमने लिया है और उसमें नीट और जेई ये 2 कंटेंट उसके तैयार हैं और उसकी कोचिंग बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन अवेलेबल होने वाली है। जो सामान्यतः मार्केट में 5,000-10,000 रुपये न्यूनतम चार्ज होता है, वो यूपी के छात्रों के लिए CSR में इस कंपनी के साथ तो फ्री में कर रहे हैं। अभी यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए नहीं कर रहे हैं, कारण ये कि उसका कंटेंट अभी उतना अच्छा तैयार नहीं है, तो वो कंटेंट हम लोग को तैयार करना है। और यहाँ पे पुनः आप लोग से कई बार बात हो रही है, लखनऊ में या वाराणसी में, प्रयागराज में कई बार छात्रों से कोई बात हुई, तो बहुत जरूरी है आपके लिए, भाटी जी, बच्चों के लिए अर्न व्हाइल यू लर्न का कॉन्सेप्ट शुरू करना। हमारे हम लोग फीस नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑन कैंपस जॉब्स हो सकते हैं जिससे कि बच्चे की छोटी इनकम कर सके, महीने के 15,000, 10,000, 20,000 ऐसी इनकम हो सके, लेकिन शर्त ये कि पढ़ाई ना हमारी प्रभावित। जैसे कि आप मेंटोरिंग कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से जॉब है, लेकिन वो अपने बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और आगे गाइड भी करते हैं। पर इसमें सबसे बड़ी चुनौती है यही कंटेंट तैयार करना। क्या मुझे मेरा बेटा दिखा रहा था कि बाइजूस का सुबह 4 बजे एक वीडियो आता है जो सारे अखबार और करंट अफेयर्स को कंसोलिडेट करता है। बाइजूस का सभी का आता है, सभी का आता है, मैंने बाइजूस का देखा। तो क्या ऐसा कंटेंट हम लोग भी तैयार कर सकते हैं? शुरू में हो सकता है साप्ताहिक करें, बाद में हो सकता है डेली कर पाए और फ्री ऑनलाइन सबके लिए उपलब्ध है। हाँ, यहाँ पे अगर यूपीएससी वाले को हम भी बनाए, बाइजूस भी बनाए, तो क्या फायदा, उसी का देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बिजनेस में तो है नहीं। लेकिन जो यूपी के हिसाब से, यूपी पीसीएस के हिसाब से है, वो अगर हम लोग बनाते हैं, हम लोग अच्छा योगदान इसमें कर सकते हैं। मैं चाहूँगा इस पर विचार करें और अपने पास टेक्नोलॉजी सारी उपलब्ध है, बजट उपलब्ध है, और अगर इस तरह का एक कंटेंट बनता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों को पीसीएस से संबंध करने जो मैंने सुझाव रखा मिलेगा। लेकिन साथ साथ जो बच्चे उसमें योगदान करेंगे उनको भी थोड़ी सी आमदनी करने का मौका मिलेगा। लेकिन शर्त ये कि ऐसा नहीं कि पढ़ाई प्रभावित हो जाता है, जब इसी में अटक गए और वो छूट गया, ऐसा ना हो जाए, ये ध्यान में रखते हुए मैं बच्चों से चर्चा करता हूँ तो अक्सर एक विषय आता है, वो आपसे भी मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा। मैं YouTube पे देखता हूँ तो अक्सर आजकल रील्स और शॉर्ट्स जो फेसबुक पर शो करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे संदेश आते हैं जो देते हैं सो एंड सो IAS, वर्ड सो IPS, ग्रैंड एंट्री। क्या होता है उसमें ग्रैंड एंट्री में? लग्जरी गाड़ी से उतरते हैं, लग्जरी गाड़ी से उतरते हैं, फिर क्या होता है? बुके वगैरह से फिर वेलकम किया जाता है उनका, स्पेशल कोचिंग सेंटर्स वगैरह। हाँ, नहीं कोचिंग नहीं, अदरवाइज जैसे कोई किसी मीटिंग में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो उसको देख करके मैंने जब अध्ययन किया, देखा तो 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज तक ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स में आपने भी जरूर देखा होगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस भ्रम में गलती से भी मत पड़ना, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो इस चीज को देख के जाता है उसका जीवन बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में आते ही फिर देखता है मेरी ग्रैंड एंट्री तो हुई नहीं तो वो ग्रैंड एंट्री के लिए अपना प्रबंध करता है, किसी चपरासी को तैयार करता है, उसको ट्रेन करता है कि मैं आऊँ तो ये करना, कुर्सी ऐसी लगी हो, कुर्सी पे तौलिया होना चाहिए, ऊंची वाली कुर्सी मेरी हो। इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों, अधिकारी खासकर, उनके मन में ये बहुत ही गंदा भाव आ जाता है। और इसका कारण जो बाबा साहब ने हम लोग को बताया वही है, ये सब केवल वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला है। हम लोग
जातिवाद के खिलाफ है, बिल्कुल सभी तो खिलाफ होंगे, लेकिन जातिवाद क्या है? जातिवाद ये कहता है, यह जातिवाद की परंपरा ये बोलती है कि ये मेरा भाई है, इसने गलती तो की है लेकिन ये मेरा भाई है इसलिए मैं इसको हर हाल में समर्थन दूंगा, या ये मेरा भाई है इसके नंबर तो कम आए हैं लेकिन ये नौकरी पाएगा। जो भाई भतीजावाद है, जातिवाद है, ये सब एक ही चीजों के रूप है। और जहां पे हम इस फ्यूडल माइंड पे आ जाते हैं कि नौकरी मिलने का मतलब मेरा स्टेटस कुछ हो जाएगा, ग्रैंड एंट्री मेरी शुरू हो जाएगी, ये बहुत ही गलत चीज है। और प्यारे बच्चों, इस भ्रम में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। हम लोग का काम दूसरा है, और हालांकि ये मंच नहीं कहने का, पर फिर भी मैं अपनी राय जरूर रखूंगा। मुझे लगता है कि अगर सरकार में काम को और अच्छा करना है, अगले लेवल पे लेके जाना है, तो विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन का बड़ा महत्व है। जैसे पी.के. त्रिपाठी जी बैठे हैं, समाज कल्याण विभाग के सबसे सीनियर अधिकारियों में से हैं, समाज कल्याण कैडर से, और करीब 150 लोग का कैडर जी। तो मैंने विश्लेषण किया तो उसमें पाया कि बहुत सारे बच्चे बीए किए हुए हैं, कई लोग बीटेक भी हैं, कुछ आईटी के बीटेक भी अपने साथ में है, लेकिन एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसने सोशल वर्क पढ़ा हो, उसने MSW किया हो या DSW किया हो। इसी प्रकार अगर देखें, ट्रेजरी ऑफिसर हम लोग चयनित करते हैं और हिंदी लिटरेचर और फिलॉसफी के साथ हम ट्रेजरी ऑफिसर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जबकि ट्रेजरी ऑफिसर लेना तो सीए को लो या कोई अकाउंटिंग के व्यक्ति को लो, उस हिसाब से टेस्ट करो। मैं ये केवल अपनी राय दे रहा हूँ, बाहर खोट भी मत करिएगा, क्योंकि ये मेरी आपकी राय वाली बात है, चर्चा वाली बात है। तो भविष्य में जो पॉलिसी मेकिंग होनी है, नीति निर्धारण होना है, उसमें विशेषज्ञता का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और आज जो भी कमी है सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में, मतलब वो केवल इसी वजह से क्योंकि हम स्पेशलाइजेशन पे जोर नहीं देते। तो स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता रिक्रूटमेंट से ही शुरू होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना। और एक दुख की बात ये भी है कि केवल शायद PCS और PPS में कोई ट्रेनिंग होती है एकेडमी में, बाकी ज़्यादातर सेवाओं में सीधे पोस्टिंग हो जाती है। तो मतलब हमने ना तो स्पेशलिस्ट लिया, ना हमने उसको ट्रेन किया, और हमने उनको काम करने के लिए सीधे भेज दिया। और तीसरा, कोई इन सर्विस कोर्सेज पे भी जोर सरकार में नहीं है। ये तीनों चीज़ें अगर हम लोग ठीक कर लें तो हम कितना बेहतर परिणाम देख सकते हैं। पहला यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज करना, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग में एक एक्सरसाइज की जिसमें चर्चा हुई और तय हुआ कि जो अधिकारी हैं वो अपनी अपनी विशेषज्ञता को विकसित करेंगे, और करीब 22 स्तंभ पिलर चुने गए कि ये विशेषज्ञता के विषय हो सकते हैं, और सभी लोगों ने 2-2 विषय उसमें से चुने और उनके ऊपर अब वो पढ़ाई कर रहे हैं। पहला, फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसको लेकर के पढ़ रहे हैं। दूसरा, जो राज्य की या राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे प्रशिक्षण होते हैं, वहाँ पे जाएंगे उसको पढ़ने के लिए, और साथ साथ उस लेवल की विशेषज्ञता विकसित करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा हो रही है, कोई प्रदेश स्तर पे समिति बनी है किसी विषय की, मान लीजिए ट्रांसजेंडर एक विषय है, नया विषय है, विभाग को नया दायित्व मिला है, लेकिन समाज कल्याण विभाग में कम से कम 10 ऐसे लोग होने चाहिए जो ट्रांसजेंडर के विषय पे राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ताकि कोई भी चर्चा का विषय आए तो पूरी तरीके से अपनी राय रख सके। कुछ और अध्ययन करना है तो अध्ययन भी कर सके। यहाँ पे दूसरा विषय भी रखना चाहूँगा, पुनः मैं केवल चर्चा के लिए बोल रहा हूँ आपसे। सरकार में बहुत अजीब चीज कुछ सालों में हो गई है, जो नियमित अधिकारी है वो काम नहीं कर रहे इन्हीं कारणों से, और जब कोई विशेषज्ञता चाहिए तो कंसल्टेंट चाहिए। कोई भी चीज का अध्ययन करना है तो कंसल्टेंट को हायर किया जाता है। वो कंसल्टेंट 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देकर के हम लोग हायर करते हैं। उस लड़की को या लड़के को 1 लाख रुपए मिलता है, बीच में कंसल्टेंसी फर्म अपना प्रॉफिट रखती है, और वो कंसल्टेंट क्या करके देता है जो हमको आपको अधिकारी के रूप में करना चाहिए। ये मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप उसको बदल सकते हैं, अभी तो आप परीक्षा के दूसरे छोर में हैं,
लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब अपनी सेवा का चयन करें, आप अपने जीवन का चयन कर रहे हैं, वो केवल इस बात से मत करिए कि आपके सहेली ने कौन सी सर्विस का चयन किया है, आपके माता पिता क्या चाहते हैं। केवल ये देखिए कि आपकी इच्छा क्या है। क्या आप अपने आप को पुलिस की वर्दी में प्रसन्न महसूस करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आप उसमें IPS या PPS चॉइस मत देखिए, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप उसमें दुर्भाग्य से मेरिट और चॉइस में फंस गए तो पूरा जीवन बहुत बोरिंग निकल सकता है। वहीं पे अगर आपको कोई दूसरा कार्य बहुत पसंद है, जैसे कि समाज कल्याण की बात अगर करें, अगर आपको सोशल वर्क करना अच्छा लगता है तो आप उसको जरूर लिखिए, उसको वरीयता में ऊपर रखिए। अपने परीक्षा की मैं बात याद करूँ, आपको दोहराऊं तो मुझे मेरे लिए ये बड़ा स्पष्ट था कि मुझे IPS की नौकरी बहुत पसंद है और मैं ये करना चाहता हूँ। तो अपनी सर्विस की चॉइस में मेरी IPS सबसे पहली चॉइस थी, तो बाकी उसके बाद बाकी चॉइसेस थी। इसका एक फायदा और भी है, जो मैंने रिंकू को भी एडवाइस किया था, बाकी साथी जो इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं। एक आप लोग के प्रीवियस बैच के साथ मेरा फेसबुक सेशन हुआ था, उसका वीडियो भी पड़ा, अगर आप चाहें तो देखें। तो आप लोग जब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, वो तैयारी एक्चुअली शुरू हो जाती है जब हम फॉर्म भरते हैं तभी, क्योंकि जो बोर्ड है, और इसको कंफर्म मैंने किया बोर्ड के सदस्यों से जो रहे थे, जो बोर्ड मेंबर्स, उनके सामने कौन से कागज होते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो हम आजकल ऑनलाइन फॉर्म करते हैं उसी का एक जिस्ट होता है, वो उनके सबके सामने एक रुपता से रखा होता है, जिसमें यही चीज़ें होती हैं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपने सर्विस की चॉइस क्या दी है, इस तरह की चीज़ें। तो अपने उस शीट में, यानी अपने फॉर्म में, जब तक आप कुछ रोचक चीज़ें नहीं देंगे तब तक आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। रोचक मतलब जबरदस्ती के लिए नहीं, लेकिन अगर आपकी रुचि, मान लीजिए सबसे ज़्यादा शायद रुचि होती है पढ़ना, अध्ययन करना, लेकिन अगर हमने रीडिंग हॉबी लिखी तो हम फंस गए, क्योंकि रीडिंग मतलब रीडिंग तो बहुत वास्ट है, तो हमें कुछ फोकस एरिया उसमें रखना चाहिए कि मुझे मध्य भक्ति काल के लेखन को पढ़ने का, अध्ययन करने का शौक है, तो आपने पूरी लाइब्रेरी में से एक सेक्शन केवल रखा कि मुझे इसका शौक है, ताकि अब अगर आपसे कोई सवाल जवाब हो तो उस क्षेत्र का हो, और उसके लिए आप बिल्कुल चकाचक एकदम तैयार होकर के जाएं। और ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो, तो पूरी तैयारी के साथ आप जा पाएंगे। मेरे केस में, क्योंकि IPS मेरी फर्स्ट चॉइस थी, तो मेरा 30 मिनट का इंटरव्यू, उसमें से 25 मिनट केवल पुलिस में बात हुई। पुलिस में ये क्यों, पुलिस में यो क्यों, पुलिस का सुधार कैसे हो, पुलिस के कुत्ते कैसे काम करते हैं, पुलिस की बंदूक कैसे काम करती है, तो काफ़ी कुछ मैं पढ़ के गया था। तो 25 मिनट का इंटरव्यू बिल्कुल आसान होम ग्राउंड पे हो रहा था, और 5 मिनट का इंटरव्यू बाकी उन्होंने विषय पे कुछ पूछा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को कि इंटरव्यू जो है उसके नंबर बहुत ज़्यादा है, और आप चाहे IAS PCS का इंटरव्यू दीजिए या कोई भी इंटरव्यू दीजिए, तो अपने जो रुचिकर पक्ष है उसको जरूर सामने रखें। और हर कुछ आपको नया विकसित नहीं करना है, हर एक के पास, हर एक की पर्सनैलिटी में रुचिकर पक्ष है, पर उसको भांपना है, समझना है, और उसको खूब अच्छे से तैयार करना है, और समय आने पर उसको प्रयोग करना है। तो प्रारंभिक रूप से मैं आप लोगों से इतनी बात कहना चाहूँगा और आपसे कुछ सवाल जवाब पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं क्यों हम लोग बेहतर नहीं कर रहे और बेहतर हम लोग कैसे करें, इसके लिए 2 मेरे पास चिंताएं हैं या 2 फॉर्मूले हैं। पहला कि जब तक हम लोग भ्रष्टाचार को आमूल-चूल नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और दूसरा, भ्रष्टाचार को दूर करने के बाद जो काम करना है उसको पक्के तौर पे करना है, परफेक्शन के साथ उस काम को करना है। मैं भी देख रहा था, इस कक्ष की भी स्थिति है ये, वहाँ पे ज़्यादा साफ दिख रहा था, टाइल लगे हैं, तो वो सारे टाइल ऊंचे नीचे लगे हैं। मतलब सरकार ने खर्चा किया पूरा विट्रिफाइड टाइल के हिसाब से, लेकिन या तो वो टाइल आएगी गलत क्वालिटी के,
मार्केट में ए क्वालिटी का दाम चार्ज किया गया और सी क्वालिटी का खरीदा है, जो कि थोड़े टेढ़े बड़े होते हैं शायद, यानी भ्रष्टाचार हमें कम कर रहा था। और भ्रष्टाचार को अगर दूर भी कर लिया तो जब काम करने बैठे मिस्त्री मजदूर को लाए, जेई आए, उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान नहीं दिया, इम्परफेक्ट काम किया, तो खर्चा हमारा वही हुआ जो सिंगापुर, दुबई, कनाडा, नॉर्वे, जिससे भी हम प्रेरणा लें उस देश के बराबर, लेकिन परिणाम हमारा वो नहीं हुआ। तो जब आप नौकरी में आ जाएंगे, सेवा शुरू करेंगे, मेरा अनुरोध अभी से होगा कि ये दो चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है। जो काम करना है उसमें भ्रष्टाचार को आमूल चूल नष्ट करने के लिए करना है, और साथ साथ परफेक्शन, मुकम्मल परिपूर्ण तरीके से काम करना है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण आपके डायरेक्टर रिंकू जी का ऐतिहासिक किस्सा आपको सब पता ही होगा। क्या उस बालक ने, उस समय बालक ही था रिंकू, जब मुझे पहली बार मिला, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, माफिया ने उसके ऊपर हमला किया, 5 या 6 गोलियां उसके शरीर में लगी, उसको मरा हुआ जान करके छोड़ गए। लेकिन समय का चक्र इतना खूबसूरत कि कल शाम को हम सबको ये खुशखबरी मिली कि रिंकू को IAS सर्विस, IAS प्रॉपर अब मिल गई है। लेकिन जीवन में सस्पेंस रहता है, तो स्टोरी मजेदार होती है। पहले चयन हुआ, फिर उसके बाद IRS है, फिर IAS है। अभी कल मुझे पूछा था कि कैडर कौन सा मिलेगा, तो बोलते कि चल संभवतः यूपी या बिहार में। अच्छा, जो तुम्हारा सस्पेंस अभी बरकरार है, अभी एक खुशखबरी और बची है कि यूपी कैडर ही मिले, ऐसे हम लोग कामना करते हैं। लेकिन जो रिंकू ने मानक स्थापित किए ईमानदारी के भी और काम को परफेक्ट तरीके से, मुकम्मल तरीके से करने के, उसको मैं चाहूँगा हम सब लोग आत्मसात करें, और फिर हम जो भी काम कर रहे होंगे वो हमारा काम परफेक्ट निश्चित रूप से होगा। वो नौकरी से पहले भी है, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो सभी लोग कर रहे हैं, सबके पास वही 24 घंटे हैं, लगभग वही संसाधन है, लेकिन कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, कुछ का नहीं सिलेक्शन हो रहा है। तो चोरी वाली बात तो नहीं, भ्रष्टाचार तो शायद पढ़ाई में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ परिपूर्णता का विषय जरूर आ सकता है। कोई बहुत अच्छे टाइम प्लानिंग के साथ कर रहा है, कोई अपने विषय का चयन बहुत होशियारी के साथ कर रहा है, और इन चीज़ों का परिणाम होता है कि हम सिलेक्ट हो जाते हैं, या अगर हम उसमें कमजोर है तो नहीं हुआ। तो हमें इस परफेक्शन का, इस परिपूर्णता का ध्यान रखना है हर चीज़ में। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा एक छात्र, एक छात्रा ज़रूर सिलेक्ट होंगी, और जो आपका स्वप्न है उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे, और आपकी ऊंची उड़ान हो ऐसी काम। 2-3 सवाल पर लोग चर्चा कर सकते हैं। 2 सवाल इधर से, 2 सवाल इधर से। तो सवाल की प्रतिक्रिया भी, और खासकर ज़्यादा मैं चाहूँगा कि कैसे हम लोग अपनी व्यवस्थाओं को और अच्छा करें, इस बारे में सुझाव। माइक दीजिए, कोई बच्ची पहले बोलेगी। कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज, आपको कोई प्रश्न पूछना है सबसे, कोई भी, तो कोई मन में कोई जिज्ञासा, बॉयज गर्ल्स, हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, कोई भी पूछिए, बिना डर के पूछिए, सर नहीं है, प्लीज कम ऑन बॉयज। भविष्य के आप सिविल सर्वेंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हैं? गर्ल्स प्लीज, आप क्वेश्चन पीछे पीछे लड़की कह रही है, आप केवल सुझाव दीजिए कैसे, और मुझे फीडबैक दीजिए। मैं क्लाइंट फीडबैक लेने आया हूँ कि हम लोग और अच्छा कैसे करें। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जैसे कि अभी पता चला आपने IPS ज्वाइन किया था, बट उसके बाद आप मंत्री हो गए समाज कल्याण, भटक गए। तो